भारतीय कला एक समंदर की तरह है जिसमें हजारों रंग और शैलियां हैं। आज हम इसी दुनिया में एक छोटा सा गोता लगाने जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि कैसे भारत की चित्रकला विशाल दीवारों से सिमटकर किताबों के पन्नों में, यानी हमारी निजी दुनिया में समा गई। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ वारली कला की सीधी साधी ज्यामितीय बनावट, तो दूसरी तरफ पटचित्र का बेहद बारीक और रंगीन काम। है ना कमाल की बात? एक ही संस्कृति में इतनी अलग अलग तरह की कला शैलियां कैसे पनपी? आइए आज इसी कहानी की पड़ताल करते हैं। तो हमारे आज के सफर में 5 पड़ाव होंगे। पहले कला की इस वैरायटी को समझेंगे, फिर मिनिएचर की छोटी लेकिन बहुत गहरी दुनिया में चलेंगे, शाही दरबारों की कला देखेंगे, फिर लोक कलाओं को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस विरासत को आज कैसे बचाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब जब कला दीवारों पर बनाई जाती थी, इससे बहुत पहले कि वो छोटे छोटे रूपों में ढलती। जी हाँ, भारत के पहले कैनवस कागज नहीं बल्कि सार्वजनिक दीवारें थी जो इमूवेबल थीं। ये पेंटिंग्स सबके लिए थी जो गुफाओं और मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई थीं और उस जमाने की जिंदगी और मान्यताओं की झलक देती हैं। यहीं से उस बड़े बदलाव की जमीन तैयार हुई जो आगे आने वाला था। और फिर आया एक क्रांतिकारी बदलाव। कला दीवारों से उतरकर किताबों के पन्नों पर आ गई। ये था मिनिएचर पेंटिंग का दौर, एक ऐसी कला जिसने पेंटिंग को बहुत ही पर्सनल और नज़दीकी बना दिया। तो ये मिनिएचर पेंटिंग आखिर है क्या? देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनकी असली पहचान है इनमें छिपी कमाल की डिटेलिंग। इन्हें खास तौर पर किताबों या एल्बमों में सजाने के लिए ही बनाया जाता था। इन नन्ही नन्ही तस्वीरों के पीछे जो मेहनत और बारीकी है, वो तो सोच से भी परे है। अंदाजा लगाइए, इन्हें बनाने के लिए जो ब्रश इस्तेमाल होते थे वो गिलहरी के सिर्फ एक बाल से बनते थे, सिर्फ एक बाल से। और रंगों में चमक लाने के लिए असली सोना चांदी तक मिलाया जाता था। मतलब ये सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि अपने आप में एक गहना थी। समय के साथ इस कला का विकास भी बड़ा दिलचस्प रहा। शुरुआत हुई 7वीं सदी के आसपास बंगाल के पाल स्कूल से, जहां ताड़ के पत्तों पर बौद्ध ग्रंथ बनाए जाते थे। फिर 15वीं सदी में फारसी प्रभाव से कागज और बेहतर रंगों का इस्तेमाल शुरू हुआ, और 16वीं से 18वीं सदी जब मुगल और राजपूत राजाओं का दौर था, तब ये कला अपने चरम पर पहुंच गई। अब हम शाही दरबारों की उस दुनिया में चलते हैं जहां मिनिएचर पेंटिंग को राजाओं और सम्राटों की पनाह मिली और ये कला एक नए ही मुकाम पर पहुंच गई। यहां दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए साफ दिखते हैं। एक तरफ था मुगल स्कूल जो असलियत दिखाने पर जोर देता था। वे दरबारी शानो शौकत और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाते थे। दूसरी ओर राजपूत स्कूल की दुनिया पौराणिक कथाओं, रामायण महाभारत की कहानियों और प्रेम गाथाओं से सजी थी, वो भी एकदम चटक और गहरे रंगों में। और ये पहाड़ी स्कूल की कला का एक शानदार उदाहरण है, जो राजपूत शैली का ही एक हिस्सा था। ये हिमालयी राज्यों में पनपी और अपनी काव्यात्मक सुंदरता के लिए जानी जाती है, जिसमें अक्सर कृष्ण की प्रेम कहानियों को बड़ी कोमलता और खूबसूरती से दिखाया जाता है। अच्छा, शाही दरबारों की चमक दमक से निकलकर अब हम गांवों और समुदायों की कला की ओर बढ़ते हैं। ये वो कला है जो रोजमर्रा की जिंदगी और रीति रिवाजों का हिस्सा थी, जिसे आम लोगों ने रचा और संजोया। ये है मधुबनी, जो बिहार के मिथिला इलाके से है। पारंपरिक रूप से ये कला घर की महिलाओं द्वारा शादी या बच्चे के जन्म जैसे शुभ मौकों पर दीवारों पर बनाई जाती थी। इसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यामितीय पैटर्न और प्राकृतिक रंग इसकी असली पहचान है। और ये है महाराष्ट्र की वारली कला, जो करीब 2500 साल पुरानी है। इसकी सादगी ही इसकी खूबसूरती है। कलाकार सिर्फ गोल, तिकोने और चौकोर जैसी बुनियादी आकृतियों का इस्तेमाल करके अपने समुदाय के सामाजिक जीवन और उत्सवों की कहानियां कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन परंपराएं आज भी जिंदा कैसे हैं? कैसे ये पक्का किया जाता है कि ये कलाएं नकल और बाजार की दुनिया में अपनी असली पहचान ना खो दें? इसका जवाब है GI टैग, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसे एक कानूनी मोहर समझिए जो ये पक्का करती है कि कोई चीज़ किसी खास इलाके से है और उसकी गुणवत्ता या पहचान उसी जगह से जुड़ी हुई है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो ये GI टैग इतने ज़रूरी क्यों हैं? असल में ये इन कलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं।
पहला, ये नकल करने वालों से इनकी पहचान बचाते हैं। दूसरा, ये खरीदने वाले को भरोसा दिलाते हैं कि वो जो खरीद रहे हैं वो असली है। तीसरा और सबसे ज़रूरी, इनसे जो आमदनी होती है वो सीधा उन कलाकारों और उनके गांवों तक पहुंचती है। और चौथा, ये हमारी सदियों पुरानी पारंपरिक कला और ज्ञान को जिंदा रखते हैं। और ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है। 2026 की शुरुआत तक भारत में 650 से भी ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ये दिखाता है कि देश अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत को बचाने के लिए कितना गंभीर है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। मधुबनी, वारली, तंजौर, पटचित्र, इन सभी मशहूर कलाओं को आज ये कानूनी सुरक्षा हासिल है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब कोई एक मधुबनी पेंटिंग खरीदता है तो वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं खरीद रहा, बल्कि बिहार के मिथिला इलाके के किसी कलाकार की मेहनत, उसकी परंपरा और उसके हुनर को सीधा सपोर्ट कर रहा है। तो हमने ये देखा कि भारतीय कला का सफर प्राचीन दीवारों से शुरू होकर आज की संरक्षित और जीवंत परंपराओं तक पहुंच चुका है। ये कलाएं सिर्फ म्यूजियम में रखी चीजें नहीं हैं, बल्कि आज भी लोगों की जिंदगी का एक धड़कता हुआ हिस्सा हैं। और आखिर में एक सवाल, अगर हमारी कला हमारी कहानी है, हमारी पहचान है, तो ये सोचना जरूरी है कि आज हम जो कला बना रहे हैं वो भविष्य की पीढ़ियों को हमारे बारे में क्या बताएगी। इस पर जरूर सोचिएगा।